Good morning, friends. Hello. 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 Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Anaya Bhumi, then Mozam. Okay. Muzammil, Parikshit, Renu, Rutuja, Samarya Sheikh. Okay. Shankar, Sharvari, Shivam, Shrutika, Somesh. Okay. So, friend, today we are starting our next lecture of account. So, before starting this lecture, we'll just have a look of the last lecture हमने जो सीखा था. आप में से अगर कोई लोग उस लेक्चर को नहीं रहोगे, so just go through with the YouTube. That lecture is available. तो हमने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया था कौन से सब्जेक्ट का बेटा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, which we called as soul, body, heart, everything, brain of the commerce. So if you remember, this is the paragraph which is shown on the screen. अगर इसको आप देखते हो तो ये सब्जेक्ट मेनली किसके लिए यूजफुल है बेटा? ओनली फॉर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में ही सबसे ज्यादा पैसों का टर्नओवर होता है, बिजनेस में ही सबसे ज्यादा चीजें आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी होती है, बिजनेस में ही आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन यानी क्या बेटा? जैसे आज के दिन की शुरुआत हुई, आप लोग घर से निकले और ऑटो वाले को पैसा दे दिया. व्हाट इज इट बेटा? ट्रांजैक्शन. आप यहाँ पे आए, क्लास के नीचे चाय पिया, उसको 10 रुपया दे दिया. व्हाट इज इट बेटा? ट्रांजैक्शन. सो लाइक दैट इन बिजनेस समझो, इमेजिन करो कि एक किराना दुकान है. उस किराना दुकान में दिन भर में 200-300 कस्टमर आएंगे, पैसे देंगे, कोई उधारी पे लेगा, कोई नकदी में लेगा. We have to record all this transaction in systematic manner, and that method of recording transaction is called as what beta? Bookkeeping. तो बुककीपिंग ये सब्जेक्ट कितना पुराना है? तो लगभग 600 साल पुराना है. किसने इन्वेंट किया था इसको? एक व्यापारी था इटाली में. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली. 1494 में इस सब्जेक्ट को कमर्शियल वर्ल्ड को दिया गया था. फिर उसके बाद बहुत से ऑथर ने इसका डेफिनेशन लिखा. तो उसमें के एक ऑथर फेमस थे जिनका नाम था आर्यन कार्टर. कैसे याद रखने का? आर्यन कार्टर आहे. सो आर एन कार्टर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? वो बोलता है कि बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ. वो बोलता है कि बुक कीपिंग एक साइंस है क्योंकि इसके प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है. बुक कीपिंग आर्ट है क्योंकि हर एक को नहीं जमेगा. अगर आपने भी क्लास रेगुलर किया तो आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. सो बुक कीपिंग इज अ आर्ट, बुक कीपिंग इज साइंस. किसका आर्ट और किसका साइंस? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर. फिर उसके बाद इस डेफिनेशन के टुकड़े करके 5 पॉइंट हो गए कि बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो पैसों से रिलेटेड है. हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. हमारे ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड के होते हैं एंड देन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली. फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा बेटा, तो मैंने आपको बोला था कि आपकी जब भी कॉलेज चालू होगा और पहली टेस्ट होगी, उस टेस्ट में आपको जो पूछा जाएगा वो पार्ट सिर्फ एक ही रहने वाला है. व्हाट इज बुक कीपिंग? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स. बुक कीपिंग का यूज क्या है? तो हम लोगों ने पहले से क्या डिसाइड किया है कि जब भी मैं लेक्चर लूंगा, जेव्हा पण मी क्लास घेईन, पहले आधा घंटा हम थ्योरी सीखेंगे और आधा घंटा न्यूमेरिकल. साल के पूरे सिलेबस में थ्योरेटिकल टॉपिक सिर्फ पहले ही है, बाकी 9 के 9 न्यूमेरिकल है. पर वो पहली बेसिक थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्लास में अटेंड लेक्चर करना पड़ेगा. सो ऑल ऑफ यू रेडी विद दिस बेटा? शैल आई बिगिन टुडेस क्लास? चालू करें हम लोग? ओके, एक ही मिनट खाली. Okay. तो अगर आपको याद होगा बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? दैट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ टू ऑल ऑफ यू.
तो हमने उसके बाद सीखा था कि बेटा बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बोल तो बुक कीपिंग हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें ये दिया गया था बेटा इम्पोर्टेंस और एडवांटेज। ये सीखते सीखते बेटा आपको कम से कम कॉमर्स में आने वाले 30 कॉन्सेप्ट है, 30, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ स्लोली। तो मैंने आपको पहला, किसी को याद है बेटा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था, क्या बोला था, सिस्टमैटिक परमानेंट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स, एसपीसी बोला था। एसपीसी स्टैंड फॉर इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली। बोल तो आप कभी भी आ जाओ, द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बिकॉज इट इज सिस्टमैटिकली, इट्स परमानेंटली अवेलेबल। मुझे आपको बोलोगे कि भैया आप सर हमको 15 साल पहले हमारे बड़े भैया आपके पास सीखते थे, उनकी फीस कितनी थी बताओ, सो आई कैन शो यू। सो माई रिकॉर्ड्स आर परमानेंट एंड उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट को एडमिशन लिया था, कितने रुपए भरे, कैसे कैसे भरे थे, तो एवरीथिंग आई कैन शो यू। सो माई रिकॉर्ड्स आर कंप्लीट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, एनीबॉडी रिमेंबर? हर ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि कोविड आया था तो बिजनेसेस लॉस में चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई। सो व्हाट वाज इट, इट इज अ इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। तीसरा, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन पर्टिकुलर डेट, यानी साल के एंड में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है, खराब है, एवरेज है, दैट यू कम टू नो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। देन व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट बेटा, याद है आपको? आप अगर आपके खुद से ग्रोथ कंपेयर करोगे, देन व्हाट यू कम टू नो, ग्रोथ। समझो बेटा आपको 10th में 70% है, 11th में 85 मिल गए, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग वेल। तो ये बुक कीपिंग में भी होता है। बिजनेस के अगर लास्ट ईयर के रिकॉर्ड करंट ईयर से कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगी बेटा, ग्रोथ। और पांचवा पॉइंट था लास्ट, यहां तक हम आए थे लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज इट बेटा, इफिशियंसी। इफ यू कंपेयर विथ योर कॉम्पिटिटर देन यू कम टू नो द इफिशियंसी। तो यहां तक हो गया बेटा। अब हम आगे का सीखेंगे, फिर हम वापस न्यूमेरिकल में। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसका नाम याद है आपको, ये कहीं पे देखा है आपने? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इमेजिन करो बेटा आपके मम्मी पापा कहीं पे भी कुछ भी खरीदी करते हैं वो जीएसटी भरते हैं, आपका दुकान है आपको जीएसटी देना होता है, पर कल से आपने उनको बोल दिया कि अरे इतना जीएसटी होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो कितना भारी होगा कि नहीं। किस पे जीएसटी लगता है, किस पे जीएसटी नहीं लगता है, आपने अगर ये बता दिया उनको तो कितना मजा आएगा कि नहीं। तो आज हम जीएसटी सीखने वाले, पर आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सब लोग, सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। पढ़ो, किसी के पास बुकलेट है तो बताओ नंबर 6 क्या है। ओके बेटा, देखो पॉइंट कनेक्टेड आ गया। गवर्नमेंट लायबिलिटी आपको पता चलती है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग। बेटा गवर्नमेंट को हम लोग क्या भरते हैं बोलो, टैक्स भरते हैं। किसी को पता है टैक्सेस के टाइप कौन से इंडिया में? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, व्हाट आर द So टाइप्स ऑफ direct and टैक्सेस इन indirect tax. इंडिया? ओके, कौन सा है बेटा, यू कैन टाइप ऑल्सो, बोलो कौन से टैक्सेस है इंडिया में, बोलो डायरेक्ट बोल दो, अनम्यूट करके बोलो। ओके, इनकम टैक्स, वेरी गुड। और बेटा, और कौन सा टैक्स है Indirect इंडिया में? tax. हाँ बेटा, Indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, और बेटा, और क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? ओके, डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। ओके, जीएसटी है, राइट। Corporate tax. कौन सा बेटा? Corporate tax. कॉर्पोरेट टैक्स, ओके बेटा। और तो बेटा आपने जो भी चीजें Property बताई, tax. कौन सा बेटा? सर्विस टैक्स, ओके। Property tax. ओके, Sales tax. प्रॉपर्टी टैक्स, वेरी गुड। और तो बेटा अगर मैं बिजनेस की बात Sales करूं tax. ना, हाँ बेटा, और Sales किसी, tax. ओके, और आपको किसी को और कोई टैक्सेस पता है? तो बेटा ऑल दीज आर द रॉन्ग, दीज आर एग्जाम्पल नॉट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इंडिया में दो ही प्रकार के टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स।
कितने टाइप के टैक्स है बेटा? दो ही टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अरे सर फिर वो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज टाइप, इनकम टैक्स इज द नेम ऑफ द टैक्स विच कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। सर वो जीएसटी क्या है? दैट इज नेम ऑफ द टैक्स विच कम अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। सर वो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? दैट इज नेम ऑफ द टैक्स कम अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। सर वो वेल्थ टैक्स क्या होता है? दैट इज नेम ऑफ द टैक्स कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। So these are the example, but the types are only two: direct tax and indirect tax. अब बताओ, मैं व्यापारी हूं, मैं क्लासेस चलाता हूं, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? पर गवर्नमेंट को मैंने कितना टैक्स भरना चाहिए ये कहां से पता चलेगा? मैं क्या लकी ड्रॉ निकालूंगा क्या? आज 50,000 भर दो, कल 1 लाख, परसों 0। It depends on my income, it depend on my fees, it depend on my sale। अभी अगर मैं अपने क्लास की बात करूं तो अपने क्लास पे 2 टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है जीएसटी जो मुझे मेरे फीस पे देना होता है, और दूसरा होता है बेटा इनकम टैक्स जो मुझे देना पड़ता है मेरे इनकम पे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब जरा हम आपका नॉलेज बढ़ाते हैं बेटा। अगर आपके घर में कोई ग्रेजुएट भी रहेगा ना, वो भी आपके वैसे ही आंसर देता, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो ये गलत है। दीज आर द एग्जाम्पल, नॉट द टैक्सेस। विच आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आज के बाद मेरे किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट को कोई भी ये नहीं बोल सकता कि तुझे टैक्स के टाइप्स पता नहीं है। तो टैक्स के टाइप है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आ गया लोचा, कोई ने पूछा अरे दोनों में फरक क्या आहे? डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे काय, इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे काय? टाइप तर सांगून टाकला, एकदम बरोबर है। तो किसी को पता है बेटा इनमें फरक क्या है? कुणाला माहिती आहे यातला फरक काय है बेटा? वेरी गुड, ओके। और कुछ बेटा, और कोई बोलना चाहता है? इसका बोलना ऐसे है कि डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, एंड वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम किसी के थ्रू गवर्नमेंट को देते हैं। कुछ हद तक सही है। और कुछ बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको ये तो समझ में आ गया टैक्स के 2 टाइप है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टॅक्स। और कुछ थोडा बहुत आणखी काही सांगू शकता? कारण आपण बेटा 5 वर्ष टॅक्सेशन शिकणार आहोत, 5 वर्ष एंट्री करणार आहोत। आई होप यू रीच टिल ग्रेजुएशन। तो आपको सबको पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान से सुनो बेटा, आज के बाद आपने आपको किसी भी पूछा, इवन चांसेस योर पेरेंट आल्सो डोंट नो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज ओके। डायरेक्ट टैक्स इज ओके कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। वेरी गुड बेटा परीक्षित, टू गुड। सुनो बेटा, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है? व्हेन टैक्स इज कलेक्टेड, levied and collected from same person, it is called direct tax. And when tax is levied on one person, collected from another person, it is called indirect tax. सर हमको तो ये मीनिंग ही नहीं समझ रहा है, लेविड क्या और कलेक्टेड क्या। आई विल गिव यू द एग्जांपल। समझो बेटा, मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने गया और एकदम नॉलेज बेस में 1 करोड़ रुपया जीत गया वहां पे। तो 1 करोड़ पे इनकम टैक्स लगता है बेटा अंदाजा 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपया। ये टैक्स मुझे मेरे जेब से भरना पड़ेगा, कोई भरने को नहीं आएगा, केबीसी वाली कंपनी नहीं भरेगी, मुझे ही भरना पड़ेगा। सो ये टैक्स मेरे पे ही लादा गया है और मैं ही भर रहा हूं। इट इज चार्ज ऑन मी एंड पेड बाय मी, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पर आप अभी ये पेन लेने गए मार्केट में, ये पेन की कीमत 10,000 है और वो दुकानदार ने बोला भैया इस पे 18% जीएसटी है, तो आपको 10,000 रुपए प्लस 1,800 रुपए उसको देना पड़ेगा, 11,800। बराबर है? अब ये 11,800 में से दुकानदार खुद के पास 10,000 रखेगा, गवर्नमेंट को 1,800 रुपए देगा। तो लिया आपसे है, लेकिन भर कौन रहा है? दुकानदार। इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को भर रहे हो, पर वो किसके थ्रू? दुकानदार के थ्रू। इट इज कॉल्ड एज विच टैक्स बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो इनडायरेक्ट टैक्स यानी ऐसा है कि जो हम भरते तो है पर हमको पता नहीं हमारी जेब से जा रहा है। बोलो इनडायरेक्ट। अभी एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, फार एकदम सिंपल डे टू डे लाईफचा एग्जांपल, की सपोज मी आता तुम्ही सगळेजण माझ्या समोर बसलेले आहात आणि मी म्हटलं अरे बेटा एक आपल्याकडे एक फार गरीब विद्यार्थी आलाय, त्याला आपल्याला सगळ्यांना 10,000 ची मदत करायची। ठीक है, आप बोले सर बहुत अच्छी बात है। तो आप में से 2-3 जनों ने 500-500 रुपया दे दिया, पर एक ने बोला क्यों देने का सर, आपने जो बांधे नहीं देने का, अपन नहीं देने वाले रुपए कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया, आपका ध्यान नहीं था, हल्लू से आपके पर्स में से 500 रुपया निकाले, आपको मालूम भी नहीं। तो आपको दुख होगा क्या? आपको पता ही नहीं, 500 रुपये मी काढून घेतले तुमच्या खिशाने।
तुम्हाला काही कळेल का, दुःख होईल का? आणि तुमच्या खिशात हजारो नोटा पडून असतात, तुम्हाला माहित पण नाही, तर तुम्हाला दुःख होईल का त्याचा? नहीं। तर इनडायरेक्ट टैक्स तसा है भारतातला, हम भर पर हमको पता नहीं, इसलिए हमको दुख भी नहीं है। पर इनकम टैक्स ये अपने जेब से देना है, देन दुख है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है और लेवी होता है वो सेम व्यक्ति पे होता है, यानी मेरी इनकम है तो मुझे इनकम टैक्स भरना है। इनकम टैक्स भरने कोई आने वाला है क्या? मुझे मेरे जेब से भरना है। सो इट इज डायरेक्ट टैक्स। पर मेरा जीएसटी आप भर रहे हो, क्लास के फीस पे जीएसटी है, तो आप जो भी फीस मुझे दे रहे हो उस फीस में जीएसटी इंक्लूड है, तो वो जीएसटी गवर्नमेंट को जा रही है, भर आप रहे हो लेके मैं दे रहा हूं, तो मेरे थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। सो इट इज कॉल्ड एज विच टैक्स बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों भी गवर्नमेंट के पेट में जा रहा है, पर एक में मीडियम मैं हूं और एक में डायरेक्ट हूं। तो मेरे इनकम पे मैं टैक्स भर रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपसे लेके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, इट इज विच टैक्स? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट बेटा? आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो उसमें जीएसटी है, आप क्लास लगा रहे हो उसमें जीएसटी हो, आप कुछ खा रहे हो उसमें जीएसटी हो, आप मोबाइल ले रहे हो उसमें जीएसटी है, आप कंप्यूटर ले रहे हो उसमें जीएसटी। तो हम हर चीज में हमारे जीवन के जीएसटी भर रहे हैं, पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को भर रहे हैं क्या बेटा? हम किसको दे रहे हैं? शॉपकीपर को। हम किसको दे रहे हैं? सर्विस प्रोवाइडर को। वो हमसे लेके गवर्नमेंट को दे रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स पेयर वो है, लेकिन पैसा अपना जा रहा है। तो ये कौन सा टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। और पहले केस में हमारी इनकम पे हमको ही हमारे जेब से भरना है, तो कौन सा टैक्स है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। ये दोनों भी निकालने के लिए आपको क्या लगती है बेटा? अकाउंटिंग, क्योंकि अमाउंट कैसे निकालोगे? दैट रिक्वायर अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? चलो, तो पॉइंट नंबर 6 हो गया, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स। व्हाट इज पॉइंट नंबर 7? पढ़ो बेटा, जिनके पास बुकलेट है पढ़ो, मेरे पास भी है पर वो डाउनलोड नहीं हुआ है। चलो पॉइंट नंबर 7 बोलो बेटा। पॉइंट नंबर 7 क्या है? पढ़ो। हाँ, एविडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एनीबडी इन द क्लास? एविडेंस यानी क्या बेटा? प्रूफ। कल को समझो पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर है ए और बी, और उनमें फुल झगड़ा हो गया, जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, और वो झगड़े में समझो ऐसे हुआ कि एक पार्टनर बोल रहा है दूसरे पार्टनर को, तूने बिजनेस में फ्रॉड किया है 50 लाख का, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। बोला जा। कोर्ट में आ गए आप, बोले कि ये पार्टनर ने फ्रॉड किया है, पर कोर्ट को क्या चाहिए बेटा? प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। तो फिर सबूत में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट सब बताया, देखो इसने पैसा निकाला है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो एविडेंस होते हैं, यानी जो पेपर पे एविडेंस, आपके चेहरे से आप कभी नहीं लग रहे हो, लेकिन वो नहीं चलता है कोर्ट में। कोर्ट में क्या चाहिए बेटा? पेपर पे प्रूफ चाहिए। दैट एविडेंस इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अभी तक बेटा 7 पॉइंट हो गए। पहला हो गया परमानेंट सिस्टमैटिक कंप्लीट रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट हो गया बेटा दैट इज इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड हो गया टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ हो गया ग्रोथ पता चलते इफ यू कंपेयर विथ योरसेल्फ। देन इफिशिएंसी पता चलते व्हेन यू कंपेयर विथ अदर्स। देन पॉइंट नंबर 6 क्या सिखाया बेटा आपको? लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन। और 7वां पॉइंट सिखाया एविडेंस। अब 8वां बोलो बेटा क्या है? पढ़ो, नंबर 8 पढ़ो, कोई भी पढ़ो बेटा, ये बुकलेट यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं भी बता दूं। बोलो नंबर 8 क्या है बेटा? एक ही मिनट। व्हेन यू वांट टू सोल्ड और बॉट। चलो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है बेटा सबको। सब लोग मस्त तैयार हो जाओ, बहुत बढ़िया चीज आपको आज सीखने को मिलेगी। एनीबडी इन द क्लासरूम नो द मीनिंग ऑफ वर्ड गुडविल? किसी को गुडविल वर्ड पता है क्या बेटा आप में से? हैव यू हर्ड बिफोर गुडविल? चलो बताओ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर ऑफलाइन स्टूडेंट आपको गुडविल पता है तो बोलो। सबसे पहले गधे के वैसा गुडविल ऐसे नहीं लिखने का, गुड अलग और विल अलग। हाँ बोलो, व्हाट इज गुडविल बेटा? एनीबडी? गुडविल यानी क्या मुसीबत है? गूगल मत करो ऑनलाइन वालों, डायरेक्ट बताओ। Sir, sir, goodwill is reputation of a गुडविल इज company. रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। और कोई बेटा क्लास में? गुडविल का मतलब क्या होता है? बोलो, कुणाल माहिती आहे गुडविल म्हणजे काय? तुम्ही तुमचं उत्तर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु कशातही द्या, मला सगळं कळतं, पण तू उत्तर द्या। बोलो गुडविल क्या होता है बेटा? किसी को पता है गुडविल? नहीं पता? अच्छा, गुडविल कभी वर्ड सुना है या नहीं इसके पहले? सुना Sir, है सर? sir,
goodwill is the reputation of the company, like the Yes, brand goodwill image is of the company. reputation or monetary value of the business which is for reputation. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. समझो बेटा, आज आप घर पे पहुंचे और अचानक एक लेटर आया महाराष्ट्र बोर्ड का, 10th का, आपने जहां से भी 10th किया है, और अचानक आपके 20% बढ़ के आ गए, ऐसा आया लेटर. समझो 70 थे, अचानक आ गया 90% हो गए. पापा मम्मी सब लोग फुल खुश है एकदम, जा बोले एक 10 किलो पेड़े ला, सबको बांट दे, पूरे गांव को बांट दे, पूरे सोसाइटी को बांट दे. आप गए, आपके सामने दो शॉप है, एक सादा कोई तो मिठाई वाला है और बाजू में चितरे बंधु मिठाई वाला है. कहां से लोगे? बोलो कहां से लोगे? चिते या काका हलवाई कोई भी है समझो, नहीं तो बोलोगे चिते वाला मेरा दोस्त. बोलो कहां से लोगे बेटा? चिते बंधु से लोगे. अच्छा, आपको आज पापा ने बोला मोबाइल ले ले, कि कोई भी ले ले, कौन सा लोगे? एप्पल या सैमसंग? बराबर है. क्यों? अभी कोई रह सकता है वो वीवो ओप्पो वगैरह बोल सकता है, पर जनरली सैमसंग या एप्पल लोगे. बराबर है. आपको बोला जाओ कॉमर्स के क्लास लगा ले, तो आप मेरे पास आओगे. बराबर. तो क्या है मार्केट में? ये इसको बोलते हैं गुडविल. गुडविल यानी बिजनेस का रेपुटेशन. गुडविल यानी क्या बेटा? बिजनेस का रेपुटेशन, जो पैसों में गिन सकते हैं आप, उसको बोलते हैं गुडविल. आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी ध्यान से सुनना. हाँ, जिंदगी भर याद रहेगा आपको. समझो बेटा, मानधनी सर ने आज डिसाइड किया है कि उनका क्लास बेच के चले जाए हिमालय पे, समाधि गायला. हाँ, तो भाई क्लास की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मेरे जितने क्लासरूम है, उसका फर्नीचर है, कंप्यूटर, सबकी वैल्यू निकालूंगा. कैश, बैंक बैलेंस, उसको बोलते हैं एसेट. समझो बेटा, मेरे सारे एसेट की कीमत है 10 करोड़ रुपया. कितनी वैल्यू है बेटा? 10 करोड़. और फिर मैं बोलूंगा मेरे सर पे कर्जा है, स्टाफ की सैलरी देना है, लाइट बिल बाकी है, और इस बिल्डिंग पे लोन भी लिया है. तो मेरी टोटल लाइबिलिटी, मेरे पे कर्जा है 3 करोड़ रुपए का. कितना कर्जा है बेटा? 3 करोड़. तो आप बताओ, अगर मुझे आज मेरा बिजनेस बेचना है, तो इस बिजनेस की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, 7 करोड़ होगी कि नहीं? नेट वैल्यू बोलते हैं इसको. 10 करोड़ के एसेट है, 3 करोड़ कर्जा है, तो मेरे बिजनेस की नेट वर्थ या वैल्यू कितनी है बेटा? 7 करोड़ है. राइट. तो ये आ गई मेरे पास, सर आपल्याला घ्यायचंय तुमचा बिझनेस, काहीच माहित नाही, 7 करोड़ में मुझे आपका बिजनेस लेना है. एसेट 10 करोड़ के और लाइबिलिटी 3 करोड़ के, अपने को 7 करोड़ में तुम्हारा बिजनेस लेना है, विषय खत्म. मैं बोला ठीक है भैया, ले ले 7 करोड़ में. तो अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं बोला 7 करोड़ में तो मैं नहीं दूंगा. आप बोलोगे अरे सर आपने तो अकाउंट सिखाया ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ, यानी एसेट 10 करोड़ के, लाइबिलिटी 3 करोड़ के, आपके बिजनेस की वैल्यू 7 करोड़. मैं बोला भैया 7 करोड़ रुपया नहीं है मेरे बिजनेस. ओके ओके, हाँ यस बेटा, नहीं दिख रहा है, एक ही मिनट में करता हूं बेटा, कुछ तो आज दिक्कत है उसमें. क्लास में दिख रहा है उधर नहीं. हाँ, मेरे बिजनेस की वैल्यू जो है बेटा 7 करोड़ रुपया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ. राइट. पर मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो 7 करोड़ में नहीं बेचने वाला आपको बिजनेस. अब बोले सर ये क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं आप पे ही वो सब कुछ, 3 करोड़ तुम नहीं बेच देने का लोन मैं नहीं देने वाला. मैं आपको पूरा बिजनेस हैंड ओवर करके चला जाऊंगा. तुम तुम्हारा देखो, जिनको देना है दो, तो ही तुमको सब मिलेगा. तो तुम मुझे कितना देना चाहिए? 7 करोड़. हाँ सुनो ना, अभी मेरी बात, अभी वो बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझ के लो. अभी इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 7 करोड़ में नहीं बेचने वाला मैं बिजनेस. मैं बोल रहा हूँ भैया आपने को तो 8 करोड़ चाहिए. अपने को कितना रुपया चाहिए? 8 करोड़. आप बोल रहे हो अरे सर आपने अकाउंट सिखाया हमको, 10 करोड़ के आपके एसेट है, 3 करोड़ आप पे कर्जा है, तो मेरे हाथ में तो 7 करोड़ ही आने वाला है. आपके हाथ में बिजनेस की वैल्यू कितनी रहेगी? 7. समझो बेटा, मैं ये पेन बेच रहा हूं आपको, ये एसेट को रख दो, बहुत करोड़ करोड़ वरोड़ ज्यादा हो गए. समझो मैं ये पेन बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मैंने चांद पे से लाई है पेन. है, इमेजिन करो ये आईपैड की पेन चांद पे से लाई है. मैंने बोला इसकी कीमत है 1 लाख रुपया. कितनी कीमत है? 1 लाख. इतनी महंगी नहीं है, नहीं तो गायब करोगे. हाँ, तो 1 लाख रुपया इसकी कीमत है. और मैंने बोला मैंने इस पे बजाज फाइनेंस से लोन लिया है 30,000 रुपए का. कितने का लोन लिया है? 30. तो ये पेन की नेट प्राइस क्या हो गई बेटा? अगर आज आपको लेना है तो आपको मैं कितने, मैं बोलूंगा लोन भी तू तेरा देख ले,
और ये ले पेन ले ले, तू तेरा लोन फेड देना, तो आपने कितने में लेना चाहिए? 70,000। 70,000 ना बेटा। 1 लाख रुपए की पेन, उस पे 30,000 का कर्जा है, तो वो आपको ही फेडना है। तो इस पेन की नेट प्राइस क्या हुई बेटा? 70,000। हाँ या ना? 70 हुई। पर मैं पेन मैंने वापरी है, मैंने द ग्रेट मानधनी, और इसकी कीमत अब 70,000 नहीं रह गई। ये दुनिया की गिनी चुनी पेन है, इसके बाद ऐसी पेन ही बनने वाली नहीं है, और इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। कितना रुपए? 5 लाख। तो मैं आपसे कितना रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं बेटा? 4,30,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। किस लिए? क्योंकि श्री श्री 1008 नवनीत मानधनी ने ये पेन वापरी है। उसके कितने रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं आपको? 4,30,000 एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। वो है गुडविल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। तो गुडविल यानी क्या? उस बिजनेस की रेपुटेशन। अब हम बिजनेस पे आते हैं, अभी ध्यान से सुनो। ये एग्जांपल समझा आपको? मैं आपको प्रीमियम प्राइस क्यों ले रहा हूं? 4,30,000 एक्स्ट्रा क्यों? आप भी मार्केट में जाके 1 लाख में ले सकते हो ना ये पेन। 30,000 का लोन आप भी ले सकते हो, तो आपको भी 70 में मिलेगी, बराबर है कि नहीं? लेकिन आप मेरे से 5 करोड़ में क्यों ले रहे हो? क्योंकि नवनीत मानधनी का वापरा हुआ पेन लिया मैंने। क्रिकेटर के बैट वगैरह लेते हैं कि नहीं, वैसे। तो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज गुडविल। यानी क्या बेटा? अभी हम बिजनेस का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे बिजनेस के सारे एसेट है 10 करोड़ के। मैंने ये बेंचेस, ये तीनों क्लासरूम, सातारा रोड का क्लासरूम, कंप्यूटर, इंदुलाल का क्लासरूम, सब मिलके 10 करोड़ का है। इसकी इच्छा हुई कि सर अपने को मानधनी सर का बिजनेस परचेस करने का। बोला ले ले, मेरे पे कर्जा भी है 3 करोड़ का, वो फेड देना। बोला ठीक है, वो मैं मेरा देख लूंगा, कर्जा क्या करना है क्या नहीं सब कुछ मैं मेरा देख लूंगा। सो नाउ द एसेट यू आर गेटिंग इज 10 करोड़, और उसके साथ आप पे कर्जा होने वाला है 3 करोड़। तो बिजनेस की नेट वैल्यू क्या हो गई? 7। मैं बोल रहा हूं भैया मैं 7 करोड़ में नहीं बेचने वाला तुझे, मुझे 8 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 8 करोड़। अब बोले सर अकाउंटिंग तो आपने ही सिखाई है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू वैल्यू, पर आप तो बोल रहे हो 1 करोड़ ज्यादा। मैं बोल रहा हूं वो 1 करोड़ इसके चाहिए, ये बैठा बिठाया बिजनेस है पूरा। तू कल से ऑफिस में बैठते ही पैसा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि एम्बिशियस का ब्रांड नेम है मार्केट में, तुझे सब फ्री में मिलेगा। ये मेरी 23 साल की मेहनत है, वो मैं तुझे फ्री में कैसे दे सकता? मुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा चाहिए 1 करोड़। तो आपने 1 करोड़ रुपया उसका दिया। सो दैट इज कॉल्ड गुडविल। समझा या नहीं? और एक एग्जाम्पल समझो बेटा। ऐसे हो गए कि आप 10th फेल हो गए, सब पास हुए हो पर फेल हो गए, समझो। घर वाले बोले जा कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो काम धंधा देख, आपको नौकरी नहीं करना था। आपने क्या किया? आपने क्लास के नीचे, तुमको पता चला रे मानधनी सरांच्या क्लास मध्ये फार मुलं असतात, यहाँ पे क्लास के नीचे एक वड़ा पाव का स्टॉल डाल दिया अपने क्लास के नीचे, और उसका नाम दिया जोशी वड़े वाले। क्या नाम दिया बेटा उसको? जोशी वड़े वाले। और मस्त वड़ा पाव का क्वालिटी भी बढ़िया था, लोग आ रहे खा रहे, बहुत बढ़िया। आपको तो अच्छा लग रहा है, चांगलं झालं नापास झालो, चांगलं कमवतोय 10, अच्छा दुकान चल रहा है। इतने में वो बात जोशी वड़े वाले को पता चल गई। वो बोला हे नाव कस काय वापरतोय जोशी वड़े वाले, नॉट अलाउड। तुम बोले अहो माझा आडनाव पण जोशी है, मी वापरणार। वो बोला नहीं 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 चलेगा, जाके देख जोशी वड़े वाले का ट्रेडमार्क है, नहीं वापर सकता तू। आप बोले अहो काहीतरी करा ना, बघा नापास झालोय, घरच्यांनी काढून टाकलं, कुछ तो मदत करो। वो बोला अगर तुझे मेरा नाम यूज करना है तो मुझे तू 1 लाख रुपए देने का। तो व्हाट यू आर पेइंग टू हिम? गुडविल। एक्चुअली इसको रॉयल्टी बोलते हैं, बट एक्चुअली व्हाट यू आर पेइंग इट इज गुडविल। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो कोई भी बिजनेस की एसेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप पेड करते हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। पर गुडविल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। अगर आपको ये 10 करोड़ कैसा आया ये कैसा पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। 3 करोड़ का कर्जा है कैसा पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। नेटवर्थ क्या है पता कैसे चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। और सर क्यों 7 करोड़ के 8 करोड़ मांग रहे, वो भी पता चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से। पिछले कुछ सालों से बिजनेस का प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। मैं बोल रहा तुझे अगर मेरा रेडीमेड बिजनेस चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। सो दैट एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल। वो भी कहां से पता चलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। पर गुडविल बेटा आपके नॉलेज के लिए बोलता हूं, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल किसी को दिखता है क्या? कोई बोलेगा मानधनी सर गुडविल दिखा, मतलब क्लास होते वो रूम में रखा है, जाके देख के आ जा, और वहां पे ऐसे गुडविल बैठा है, ऐसे होगा क्या? तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, जो किसी को दिखता नहीं है पर होता है। राइट? अब बोलो क्या क्वेश्चन? यस यस, जैसे हम देखो अभी आप देख रहे थे 2-3 साल पहले हर गली नुक्कड़ पे एवले चाह आ रहा था, अभी वैसे ही वो नाथ ब्रह्म इडली आ रही है।
तो ये जो उसकी फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं दैट इज गुडविल। ठीक है, बोलो वो बोले हमारे नाम का पैसा। अभी बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना हड़पसर में भी क्लास है एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस, पर उस क्लास में मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, वहां का शेड्यूल भी अलग है, सब अलग है। वहां की जो मैम पढ़ाती है वो मेरी स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला तू मेरा नाम यूज कर, नाम डूबने मत देना, एकदम बढ़िया पढ़ाना, सब अच्छा कर, और तू खाली साल के मुझे 5 लाख रुपए दे देना बस, बाकी तुझे जितना कमाना है 1 करोड़ 2 करोड़ तू कमा, मुझे हर साल के 5 लाख दे देना। तो मेरा नाम यूज करने की जो मुझे रॉयल्टी दे रही है दैट इज नथिंग बट गुडविल फॉर मी, हाँ या ना। तो हम कोई भी प्रोडक्ट जब लेते हैं उसके गुडविल के कारण लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको आज मोबाइल लेना है तो आपने पहला नाम ओप्पो वीवो या और कुछ बोला, क्या आपने डायरेक्ट क्या बोला, एप्पल। तो एप्पल का मार्केट में क्या है बेटा, नाम है, नाम है, यानी हम अकाउंट के भाषा में आज के बाद क्या बोलेंगे, अपना गुडविल है। क्या बोलोगे आप, गुडविल है। हम बोलते हैं कॉमर्स बोले तो एम्बिशियस, सो व्हाट इज इट, गुडविल। कि अगर किसी को भी कॉमर्स में अकाउंट सीखना है तो दे कम टू मी, सो व्हाट इज इट बेटा, गुडविल। सो हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड गुडविल। पर गुडविल निकलता कैसे, क्या लकी ड्रॉ निकालते हैं, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट में से एसेट की वैल्यू लेते हैं, लाइबिलिटी की लेते हैं, तो बिजनेस की नेट वैल्यू पता चलती है, और उसके ऊपर जो आप मांगते हो उसको बोलते हैं गुडविल। हैव यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का। हाँ हा बेटा, त्याच्यासाठी एक सेपरेट टॉपिक आहे, तो तुमच्या सिलेबस मध्ये पुढच्या वर्षी आहे की हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। पर जनरली जिस बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका गुडविल ज्यादा होता है। मतलब कोई भी आदमी गुडविल कब देगा, अगर मानधनी सर के क्लास में मार्जिन बहुत है, आपको पता चल गया सर साल के 2 करोड़ कमाते हैं और मैंने 1 करोड़ एक्स्ट्रा मांगा, तो आप इजीली दे दोगे। पर आपको पता चला सर ऑलरेडी खुद लॉस में है, तो आप कहां से दोगे गुडविल, आप बोले 7 करोड़ दे रहा, वो बोलोगे ले और निकल बोलोगे। तो जिस बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होता है उनका गुडविल भी अच्छा होता है। हैव यू अंडरस्टैंड। बोल तो बैठा, जितना बिजनेस पुराना होता है बेटा, जितना बिजनेस का नाम हुआ है, जितना पुराना रहेगा उतना कस्टमर ज्यादा रहेगा कि नहीं। आज भी हमारे घर पे अगर बाकरवड़ी लाना है तो क्या बोलते हैं, चिते में जाके ला। तो चिते का क्या है मार्केट में पिछले 50 सालों से, गुडविल है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलो आगे का पॉइंट पढ़ो बेटा, कोई और क्वेश्चन पूछो इस पे, मुझे मजा आएगा। इट इज अ डिस्कशन, अपन बैच जल्दी जल्दी चालू इसीलिए किया है कि यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन, जो भी दिमाग में पूछिए बेटा। हाँ वाह, व्हाट अ क्वेश्चन बेटा। रॉयल्टी और गुडविल में फर्क क्या है, दोज आर बोथ आर कनेक्टेड, पर इधर ध्यान दो, गुडविल जनरली, एक्चुअली रॉयल्टी इज टोटली डिफरेंट, गुडविल इज टोटली डिफरेंट। गुडविल जनरली हम वन टाइम पेड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल। और रॉयल्टी क्या होता है बेटा, रॉयल्टी समटाइम डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, समटाइम डिपेंड ऑन सेल। अभी सेम एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो जोशी वड़े वाला तुम्हारे पास आया और बोला कि चल तुम मेरा ही बिजनेस यहां पे रन कर, वन टाइम मुझे 10 लाख रुपए दे देने का, जिंदगी भर जोशी वड़े वाले नाम वापर। वो नाम वापरने के आपसे उसने पैसे ले लिए वन टाइम, दैट कैन बी गुडविल। पर अभी रॉयल्टी का एग्जांपल देता हूं। जोशी वड़े वाले बोले एक काम कर, आज से तुझे अगर मेरा नाम रखना है यहाँ पे, जैसा वड़ा पाव कढ़ाई में गया निकला कि एक वड़ा पाव का 1 रुपया देने का आपने को, या जैसा कस्टमर ने वड़ा पाव परचेस किया तेरे से कि 1 रुपया मुझे हर वड़ा पाव का देने का, दिस इज नॉट गुडविल, दिस इज रॉयल्टी। ये क्या है बेटा, रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी एक्चुअली बेटा ये 3 वर्ड से कनेक्टेड है। एक वर्ड का नाम है बेटा ट्रेडमार्क। आप में से कितने लोगों को ट्रेडमार्क वर्ड पता है, ट्रेडमार्क, ऑनलाइन स्टूडेंट ट्रेडमार्क सुना है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइज एंड गुडविल, ओके आई विल एक्सप्लेन बेटा, द सेम पॉइंट आई एम कवरिंग। बोलो बेटा, ट्रेडमार्क वर्ड पता है आपको, ट्रेडमार्क यानी ब्रांड नेम, राइट। जैसे हम बोलते हैं एम्बिशियस, दिस इज व्हाट, मेरा उसके बाजू में टीएम और आर लिखा हुआ है, सो दैट नेम इज रजिस्टर्ड विथ मी। अगर किसी को भी कॉमर्स के क्लास लेने हैं तो ये नाम नहीं दे सकता, और अगर उसको वो नाम देना है तो उसको मुझे पैसे देना पड़ेगा, राइट। सो दैट कैन बी अ फ्रेंचाइजी फीस और दैट कैन बी अ गुडविल, राइट। सो दैट इज व्हाट ट्रेडमार्क। पेटेंट्स पता है बेटा आप सबको, क्या होता है पेटेंट्स, बोलो। हम कोविड पीरियड में गए थे, वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन भले ही पुणे में पूना वाला बना रहा था इंडिया में, पर वो पूना वाला का संशोधन नहीं था। इट इज इन्वेंटेड समवेयर द साइंटिस्ट विच इज इन द अनदर कंट्री, राइट। तो उस साइंटिस्ट ने पूना वाला को बोला कि हर वैक्सीन के पीछे मुझे 1 रुपया देने का रॉयल्टी। सो दैट इज द पेटेंट दैट पर्सन इज हैविंग। जिस चीज का आप शोध लगाते हो उसका जो पैसा आपको मिलता है, उस चीज के शोध को पेटेंट बोलते हैं। वो रजिस्टर करके रख देता है उसके नाम से, और उसका जो पैसा उसको मिलता है दैट इज रॉयल्टी।
ठीक है, ट्रेडमार्क के अगेन जो मुझे मैम दे रहे दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी एक्चुअली। जनरली गुडविल कब आता है बेटा, आप जब सेल और परचेस करते हो, और अगर आपके पास किसी चीज का ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास किसी चीज का पेटेंट है, और अगर आपके पास किसी चीज का कॉपीराइट है। कॉपीराइट पता है, आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हो राइट, एखादी स्टोरी या एखादा वीडियो आप डालते समय उसमें अगर कोई गाना आ गया तो फेसबुक उसको म्यूट कर देता है, वो बोलता है दिस कंटेंट इज कॉपीराइट। तो जितने भी गायक वगैरह होते हैं उनके हर सॉन्ग कॉपीराइट में आते हैं। लॉजिकली तो बोलूंगा बेटा, आप आपके किसी भी पब्लिक फंक्शन में कोई भी गाना अगर बजाते हो तो उसकी रॉयल्टी देना चाहिए उस गायक को, ऐसा रूल है ऑन पेपर पर, वो बात अलग है, हम इंडिया में फॉलो नहीं करते। तो कॉपीराइट जनरली, जैसे मैंने 22 बुक लिखी है अलग अलग, तो बुक जब सेल होती है तो मुझे उसका पैसा मिलता है, तो वो क्या है बेटा, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क से और पेटेंट से जो पैसा मिलता है जनरली इट इज रॉयल्टी, और मैं मेरा बिजनेस बेच के जो मुझे पैसा मिलेगा दैट इज गुडविल। हैव यू मेक द डिफरेंस? चारों भी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क आल्सो इंटेंजिबल। कहां पे दिखता नहीं है वो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलता है तुमको, वन टाइम जो पैसा मिल रहा है वो गुडविल है, और बाकी आप डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर यू आर टेकिंग, दैट इज व्हाट बेटा रॉयल्टी। बोलो आप। बराबर। यस बेटा, अभी मैकडोनल्ड्स के एग्जाम्पल में आपको मैकडोनल्ड्स यहाँ पे डालना है एसपी कॉलेज के सामने, तो मैकडोनल्ड्स बोलेगा पहले हमारे नाम के आप 1 करोड़ भर दो फ्रेंचाइजी फीस, दैट कैन बी गुडविल राइट। फिर मैकडोनल्ड बोल रहा है भैया तू जितना बर्गर बेचेगा हर बर्गर पे 2 रुपया देने का, तो वो रॉयल्टी होगी। अब ये बर्गर बनाने की जो टेक्निक आपको दे रहा है वो व्हाट इज इट, पेटेंट। मैकडोनल्ड नाम वापरने का जो पैसा आप दे रहे हो दैट इज ट्रेडमार्क। और मैकडोनल्ड बोल रहा है भैया मैं जैसे बोलूंगा वैसा ही प्लेट वैसा ही छप मटेरियल छापने का, दूसरे को अलाउड नहीं, तो वो कॉपीराइट भी हो गया। समझ में आया? आपने बागबान मूवी देखी है क्या किसी ने? अमिताभ बच्चन ऑथर बनता है, देखो लास्ट में आमिर बन जाता है। वो आमिर किससे बनता है? वो बुक छाप के उसके पैसे मिलते हैं, तो दैट बुक इज कॉपीराइट, और उसका जो पैसा अमिताभ को मिल रहा है दैट इज नॉट गुडविल, दैट इज व्हाट, रॉयल्टी। बराबर है। मेरा नाम कोमल मैम यूज कर रहे हैं, उनको मैं ले रहा हूं पैसा उनसे, हर स्टूडेंट के पीछे 2000, दैट इज रॉयल्टी। मैंने कुछ चीज का शोध लगाया है, उसके मैंने अकाउंट में 3-4 कॉन्सेप्ट का शोध लगाया, उसका मुझे पैसा मिल रहा है, दैट इज अगेन व्हाट बेटा, कॉपी, दैट इज माय रॉयल्टी। पर मैं आज बोला चलो भाई अपन तो राजस्थान को जा रहे हैं सब बेच के, इसको दे दिया सब हैंड ओवर, वो भी ज्यादा रुपए में प्रीमियम, तो दैट इज गुडविल। तो गुडविल जनरली बेटा जब आप बिजनेस सेल परचेस करते हो तब आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट एवर यू आर टेकिंग इज रॉयल्टी। पर ये कैलकुलेट किससे करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब याद रहेगा जिंदगी में चारों शब्द, यू ऑल आर माई कॉमर्स स्टूडेंट, तो आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, बोल गए ओके। तो सर रॉयल्टी के लिए स्पेसिफिक अमाउंट किया जाता है, ओके यस बेटा, रॉयल्टीज डिपेंड, रॉयल्टीज डिपेंड कि आप कितना लेते हो। जैसे वो जोशी वड़े वाला आके मुझे बोला कि भैया एक वड़ा पाव तला कढ़ाई में गया कि अपने को 1 रुपया देने का, तो वो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गई। पर मैं बोला ये नहीं भैया, रोज 20-25 वड़ा पाव बच जाते हैं, उसका पैसा मैं क्यों दूं, तो मैं कल से सेल होने वाले वड़ा पाव पे दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी। तो रॉयल्टी डिपेंड, समझो बेटा ये क्लासरूम मेरा नहीं है, किसी और का है, और उन्होंने बोला कि पर स्टूडेंट हमको 2000 रुपए तुमने रेंट देने का, सो दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी। हैव यू अंडरस्टैंड? बट रेंट इज नॉट गुडविल। गुडविल क्या है? वन टाइम। गुडविल जनरली क्या होता है बेटा? वन टाइम। जैसे मैंने बोला ये पेन बेचनी है, मैं बोला ये पेन की कीमत 1 लाख, वैसे तो मार्केट में आपको 1.5 लाख में दूंगा, तो 50,000 क्या है बेटा? रॉयल्टी नहीं है, 50,000 क्या है? गुडविल। अंडरस्टैंड? ओके, आगे का पॉइंट पढ़ो बेटा, नंबर 8। बोलो 9 नंबर, हाँ बोलो 9 नंबर। हाँ, आशय असर्टेनमेंट यानी कैलकुलेट करना, क्या ये सब मैंने अभी आपके सामने क्या किया? असर्टेन किया यानी कैलकुलेट किया। आगे बोलो बेटा, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट कोई भी, क्योंकि मेरा बुकलेट ओपन नहीं हो रहा है इसलिए बोल। हाँ, क्रेडिट वर्थीनेस, अभी ये तो बहुत बढ़िया मुद्दा है, ध्यान से सुनो सब लोग, मजा आएगा सुनने में। बेटा आप बैंक में गए, मैं गया बैंक में, मेरी मर्सिडीज लेके दाढ़ी वाड़ी करके, आजू बाजू में 2 सुंदर लड़कियां, मेरी सेक्रेटरी, एकदम बढ़िया, एकदम 2 बाउंसर वाउंसर लेके ऐसा बैंक में गया, मैनेजर के कैबिन में जाके बोला कि भैया आपने को 100 करोड़ लोन चाहिए।
या 10 करोड़ लोन चाहिए, मैनेजर देगा? देगा या नहीं देगा? अरे एकदम हैंडसम, बाहर 2 करोड़ की गाड़ी पड़ी है, दो एकदम पर्सनल सेक्रेटरी, दो बॉडीगार्ड सब लेके गया, मैनेजर देगा मुझे लोन? क्यों नहीं देगा? देना चाहिए ना, इतना सुंदर, आजू बाजू में इतना दिखावा, सब सब, क्यों नहीं देगा? हाँ, लोन डूब, अच्छा वो लोन पे भी रह सकता है, ओके। और बोलो बेटा, बैंकर जो है ना, आपको जो व्यक्ति कर्जा, अच्छा आप एक काम करो, ये आपका फ्रेंड है समझो, बराबर है, पिछले 2 साल से आपका फ्रेंड है, और आपने इसके जेब में कभी, एग्जाम्पल है नसतं मला मार्शिल लेक्चर झाल्यानंतर, आपने इसके जेब में कभी समझो 2 साल में 500 रुपए के ऊपर देखे ही नहीं, आप स्टूडेंट लाइफ में वो 500 ही है, और ये अचानक आया एक दिन, आपके पास बहुत पैसा है, ये बोला मुझे 10,000 रुपए देना जरूरत है, तो आप दोगे क्या? नहीं, क्यों देना चाहिए? नहीं दोगे या नहीं दोगे? पहले इतना आंसर बोलो। नहीं दोगे, क्योंकि आपका आपका जजमेंट होना चाहिए, इस जिसके जेब में हमेशा 500 रुपया है, वो 10,000 वापस दे पाएगा क्या? हाँ या ना, बोलो ना। आपके जेब में हमेशा 10 रुपए रहते हैं, 10 रुपए के ऊपर आपके जेब में पैसे नहीं था, और आप मुझे मांगने आए, सर 1 लाख दे दो ना, मैं देता हूं वापस, बहुत प्रामाणिक, बहुत प्रेम है अपने में, मैं दूंगा क्या आपको 1 लाख? हम जब भी किसी को पैसा देते हैं, बैंक जब भी किसी को पैसा देती है, वो कैसा दिखता है, कैसा रहता है, वो कुछ भी नहीं देखती है। बैंक बोलती है तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ला, बुक्स ऑफ अकाउंट में तेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, तेरे एसेट कितने गए, लाइबिलिटी कितने गए, तेरी मंथली इनकम कितनी है, हम वो देखेंगे, फिर हम तुझे कर्जा देंगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो ना। कि बैंक ये देखेगी तेरा पड़ोसी कौन है, तुझे रेकमेंड किसने किया, तू कितना सुंदर दिखता है, आजू बाजू में कौन है, बाहर क्या है, वो देखेगी, या अपनी बैलेंस शीट देखेगी? बैलेंस शीट देखेगी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख के लोन देगी कि नहीं? बेटा बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी 100-200 करोड़ की है, लेकिन उनकी इनकम नहीं है, तो बैंक लोन नहीं देती है। बैंक बोलते कल को तू फेडेगा कहां से? तो बैंक ऑलवेज सी योर क्रेडिट वर्थीनेस। बोल दो क्रेडिट वर्थीनेस को मैं डे टू डे लाइफ में अगर शब्द बोलूं तो अवखात, क्या बोलते हैं, तेरी औकात है क्या वापस देने की, वो देखती है बैंक। तो औकात देखती है, यानी क्या देखती है बेटा? बैंक आपकी पेइंग कैपेसिटी देखती है। बोलो समझो बेटा, आप एप्पल फोन लेने गए, आप बोले बजाज फाइनेंस पे अवेलेबल है, वो बोला इनका आईटीआर बता, तो आईटीआर में दिख रहा है आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए है, और आईफोन का ईएमआई आने वाला है महीना 15,000, कहां से जेब काट के देने वाले हो? तो बोलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आपका क्या देखा? क्रेडिट वर्थीनेस। क्रेडिट वर्थीनेस म्हणजे पत, मराठी भाषेत काय म्हणतो? पत। पत म्हणजे काय बेटा? तुमची ती कॅपॅसिटी आहे का, उसको बोलते हैं क्रेडिट वर्थीनेस। बोलो अभी क्वेश्चन। हम्म, क्योंकि बेटा बैंकिंग में क्या देखा जाता है, आदमी के पास प्रॉपर्टी बहुत है, पर आपको ईएमआई भरने के लिए मंथली इनकम चाहिए। वो अगर इनकम नहीं है, मेरे नाम पे 100 एकड़ मेरे दादा ने खेत रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कभी खेती चलती है नहीं चलती, पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख नहीं रहा है कि हर महीना मुझे पैसा आ रहा है, तो मैं ईएमआई भर पाऊंगा क्या बेटा? ज्यादा ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, हर हफ्ते में एक एक एकड़ बेचनी पड़ेगी। तो बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देती है। बैंक दो चीजें देखती है बेटा, एक आपके पास एसेट कितने हैं, दूसरा आपकी इनकम कितनी है, दोनों देख के फिर लोन दिया जाता है। तो उसको ही क्या नेसेसरी है, नॉट ड्यूअल इनकम, योर इनकम प्लस एसेट। क्या जरूरी है आपके पास? इनकम प्लस एसेट। तो आपको मार्केट में आपने नया किराना दुकान खोला समझो, और एक एग्जांपल, ये मजेदार विषय है, आपने किराना दुकान ओपन किया और मार्केट यार्ड में होलसेल व्यापारी है, उसके पास गए आप और उसको बोले भैया मैं ये यहाँ पे दुकान है, अपना बहुत नाम है, आमच्या 5 पिढ्यांचा व्यवसाय है, मला प्लीज तुम्ही उधारीवर द्या, आपने जस्ट नया बिजनेस ओपन किया है, वो आपको पहचानता भी नहीं है, तो देगा क्या वो बोलेगा थोड़ा व्यवहार कर, मुझे देखने दे तेरा कैसा काम है क्या नहीं, एक बार मैं दुकान पे भी आके देखता हूँ तेरा सेल वगैरह कैसा है, फिर मैं देखूंगा कि तुझे उधारी पे दू या मत दू, या फिर तू किसी बड़े आदमी की गारंटी ला फिर मैं उधार दूंगा। सो व्हाट इज इट बेटा? क्रेडिट वर्थीनेस। क्रेडिट वर्थीनेस म्हणजे तुमची पत आहे का द्यायची, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वर्थीनेस। समझ में आया बेटा? आगे पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, प्रोप्राइटर बोलते हैं, प्रोप्राइटर यानी क्या बेटा? ओनर। तो प्रोप्राइटर को बिजनेस का क्या पता चलता है, पढ़ो अच्छे से पॉइंट हो। हाँ, ओनर को ही प्रोप्राइटर बोलते हैं। हाँ, क्या पॉइंट है, पढ़ो कोई भी। 10 पॉइंट पढ़ना है ना? हाँ, 10th या 11? 11 पढ़ो बेटा। 10th है, बोलो ना क्या पॉइंट है? ऑनलाइन वालों को भी सुनने दो, पॉइंट क्या है। मैं बोलूं, मुझे तो याद है, लेकिन आप पढ़ो तो ज्यादा अच्छा।
बेटा मैंने आपको आज क्या किया कि सबको एक ऑफर दिया, आपको बोला नवनीत माननी सर सिर्फ क्लासेस नहीं लेते हैं। नवनीत माननी सर के 5 होटल्स है पुणे में, इंडिया के बाहर एक होटल है। और अगर आपके पास पैसा है तो ला लो पैसा और इन्वेस्ट कर दो, आपको दाम दुगना करके दे दूंगा। डालो पैसा, 10-10 लाख 10-10 लाख डाल दो मेरे बिजनेस में, साल भर में तुम करोड़पति बन जाओगे। आप भरोगे पैसे? मैं कितना भी आपका सर हूं तो भी आपने नहीं भरना चाहिए। आपने क्या बोलना चाहिए, सर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ। अगर हमको लग रहा है कि सही में पिछले 2-3 साल में आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी मार्केट में लोग शेयर्स में पैसा डालते हैं कि नहीं? कौन से कंपनी में डालते हैं बेटा? जिस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न अच्छे देंगे, हाँ या ना? तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलता है कि हमको कंपनी के शेयर लेना है या नहीं लेना है। सो इन्वेस्टर को भी क्या देखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। गवर्नमेंट को भी क्या देखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका बिजनेस कोई खरीदी करता है उसको भी क्या देखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कोई क्या देखेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा कौन, हम। समझे? आगे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट खत्म कर देंगे आज इसको, 2-3 ही पॉइंट बचे। बोलो। प्रोप्राइटर, प्रोप्रिएटर नहीं बोलने का, क्या बोलोगे बेटा? प्रोप्राइटर। क्या बोलोगे बेटा? प्रोप्राइटर। किसी को पता है प्रोप्राइटर यानी क्या? प्रोप्राइटर नहीं पता? बहुत से किराना दुकान के बोर्ड के बाहर लिखा रहता प्रोप्रा जोशी बंधु। प्रोप्रा म्हणजे काय बेटा? प्रोप्राइटर। जब कोई भी बिजनेस किसी सिंगल व्यक्ति का होता है उसको प्रोप्राइटर। जैसे एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस बिलोंग्स टू नवनीत माननी, तो नवनीत माननी कौन है? इसके प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ओनर को क्या फायदा होता है वो पढ़ो, पॉइंट पढ़ो क्या है। प्रोप्राइटर को क्या पता चलता है, पढ़ो पॉइंट। टू कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशंस एंड कंट्रोल द लॉसेस। मुझे समझो पता चल रहा है कि माननी सर की नांदेड़ सिटी ब्रांच लॉस में है, तो माननी सर क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे कि भैया अपना फीस कितना आया, खर्चा कितना हुआ। खर्चा ज्यादा हो गया, फीस कम आई, तो मैं कल से क्या करूंगा, या तो खर्चा कम करने की कोशिश करूंगा, खर्चा कम नहीं हो रहा है तो बंद कर दूंगा। तो ये मुझे किससे पता चलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे बेटा अभी आप सबको पता है कि आज के 3-4 साल पहले पुणे में 20 बिग बाजार के आउटलेट थे। आज एक भी नहीं है, सारे खत्म हो गए, हार्डली एक आध बचा होगा। तो क्या हो गया कि बिग बाजार के ब्रांचेस में लॉस होने लगे। तो ओनर ने सोचा, किशोर वो जो ओनर थे किशोर बियानी, उन्होंने सोचा कि बाबा अपना बिजनेस अभी बंद हो रहा है, फ्यूचर ग्रुप, अपन ने सब आउटलेट क्लोज कर दे। तो उनको कैसे पता चला बिजनेस में लॉस है? दुकान में तो कस्टमर दिख रहा था पर एक्सपेंसेस आर मोर, इनकम इज लेस। सो ओनर आल्सो कम टू नो वेयर टू कंट्रोल। या समझो मुझे ऐसे लगा कि इस साल मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास बेटा कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने के 2 ही कारण होते हैं। पहला, खर्चा ज्यादा है, दूसरा इनकम कम है। तो आपके पास 2 ही ये चीज है, या तो इनकम बढ़ाओ नहीं तो खर्चा कम करो। मैंने आपको बोला भाई ये अपनी तिलक रोड ब्रांच पे कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मुझे खर्चा कम करना है। आप बोलोगे सर क्या करना है? कल से अपना लेक्चर झाड़ के नीचे एसपी कॉलेज में, क्लासरूम का रेंट बच गया। फिर बोला कल से तुमको नोट्स वोट्स नहीं मिलेंगे, हाथ पे लिख के लेके जाने का, खत्म। फिर मैंने बोला अपना लेक्चर भी जो है मैं मोबाइल पे लूंगा, तुम तुम्हारे मोबाइल पे देख लो। तो मैंने खर्चा कम कर दिया, पता चला दूसरे दिन भीख मांग रहे सर कहीं पे। बोलने का मतलब ये है कि बिजनेस में आपको एक्सपेंसेस या तो कम करने होते हैं नहीं तो इनकम बढ़ानी होती है। वो किससे पता चलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। पढ़ो आगे का पॉइंट, 2 ही बचे हैं। हाँ बेटा तुमने पुरानी हिंदी मूवी देखी है, हमारी मांगे पूरी करो वगैरह, ऐसे लेबर झगडणे आते थे, कामगार येतो का नाही? आता पण दर तिसऱ्या दिवशी भारतात सम चालतो, आमची पगार वाढवा वगैरह। तो स्टाफ को कैसे पता चलता है पगार बढ़ाना है? कैसे पता चलेगा? पता चला, समझो आप बजाज कंपनी में काम करते हो और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चला कि बजाज का सेल बढ़ गया, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, ओनर के पास, हमारी भी पगार बढ़ाओ भाई, तेरा तेरा इनकम बढ़ गया, हमारा बढ़ाओ। समझो मैं अभी यहाँ क्लास में बैठा हूँ और पिछली साल समझो 11वीं के अपने पास 200 एडमिशन हुए थे और इस साल 500 हो गए। बाहर मैम को पता चल गया 500 हो गए, हल्लू बोल रहा हूं मैं, तो मैम क्या करेंगे, सर मला आजकाल परवडत नाही हो एवढ्या याच्यात, प्लीज माझा पगार वाढवा। तो उनका पगार काम उतना ही है, उनका सब उतना है, लेकिन उन्होंने अचानक कहां से बोला पगार वाढवा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो लेबर यूनियन कैन डिमांड द हाइक ऑफ वेजेस, वेजेस यानी रेमुनरेशन, विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे बोलो बेटा, लास्ट। बेटा देखो बिजनेस में जब सिंगल व्यक्ति ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, पर बड़े बिजनेस में नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप होता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को बिजनेस का फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ, बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह आपने देखी है, सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट।
तो उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट से बिजनेस का फ्यूचर प्लान करते आता है। और कुछ एक पॉइंट बाकी है शायद कस्टमर का, हो गए? कस्टमर वाला पॉइंट नहीं आया, इतना ही है बेटा। ओके, मुझे ये बताओ, आज आपको जाते जाते एक बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं मैं। सब लोग ध्यान दे रहे हो इधर? चलो बेटा, आपने अच्छा सर, व्हाट इज द डिफरेंस? अरे बेटा वही पॉइंट आ रहा था परीक्षित। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? आपने वेजेस वर्ड सुना है बेटा? ये अपना प्योर वेज वाला वेज नहीं, वेजेस WAGES एंड SALARY सैलरी। बोलो बेटा। अच्छा, सैलरी ईयरली और मंथली होती है, वेजेस डेली होती है। और कुछ बेटा? और कुछ किसी को पता है? अच्छा, ये दोन्ही वेगवेगळे असतात हे माहिती आहे तुम्हाला बेटा? वाव, बोलो क्या फर्क होता है दोनों में? अच्छा, ऑनलाइन सैलरी इज मंथली पर मंथ, ओके, वेजेस आर डेली वीकली, ओके बेटा। मुजमिल वेरी गुड। और कुछ पता है क्या आपको? हाँ, वेजेस के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है, वेजेस होते हैं, ओके ओके। और सैलरी डायरेक्ट मिलती है, कुछ भी करो मत करो सैलरी, हाँ, कम करना पड़ता है। अच्छा, वेजेस पे नहीं होता है, ओके। और जो जो समजता है सब बोलो, फिर मैं तो बोलने ही वाला हूँ, फीस मिस घेतो ना, तो मला सांगावं लागेल। बोला बेटा। और बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो ना यार, आंसर दो ना सब लोग। मिताली, परीक्षित, शर्वरी, बोलो बोलो बोलो, डिफरेंस बताओ बेटा, तो ही मजा आएगा। और आपके फ्रेंड को भी बोलो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो आप, अभी जब तक कॉलेज चालू हो, बाद में आप ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ सकते हो। बोलो बेटा। वेजेस इनसिक्योर होते हैं, ओके, सैलरी सिक्योर होती है। और कुछ? तो बेटा आपने जितने भी पॉइंट बताए, ये सब अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज करेक्ट बट नॉट परफेक्ट। सो व्हाट इज परफेक्ट? वेजेस आर पेड, बोथ आर रेमुनरेशन, दोनों भी रेमुनरेशन है, दोनों भी हम देते हैं स्टाफ को, पगार है दोनों पर। वेजेस आर पेड टू दोज पीपल who are directly involved in the production and salary is paid to those people who are involved other than production. अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा एक कंस्ट्रक्शन का साइट चल रहा है जिसपे 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, रोज वहां पे सीमेंट विमेंट लाना, ये करना। और उन वर्कर के ऊपर एक ऑब्जर्व करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा है। तो उन वर्कर को जो मैं पैसा दूंगा, फिर वो डेली देने दो, मंथली देने दो, ईयरली देने दो, दैट इज वेजेस। और उस सुपरवाइजर को जो पैसा दे रहा हूं दैट इज सैलरी। समझे? तो जो व्यक्ति एडमिन का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको हम सैलरी देते हैं। और जो प्रोडक्शन में कामगार है, जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसको जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 वर्कर है, उनको जो मैं देता हूं दैट इज वेजेस। उन वर्कर के ऊपर एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसको जो दूंगा वो सैलरी। तो अभी आप में से किसी के पापा बैंक में जॉब करते तो ये मतलब कितनी वेजेस मिलते थे ना, तो कामगार नहीं है तो उनको क्या मिलेगा? सैलरी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आज के बाद याद रहेगा। अकाउंटिंग में बेटा वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पर आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सबको आप सैलरी देते हो। जैसे अपना क्लास है तो अपने क्लास में किसी को वेजेस नहीं मिलते, क्या मिलते बेटा? सैलरी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो जनरली जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, समझो बजाज फैक्ट्री है, उसमें 1000 लोग काम करते हैं, तो उनको जो मिल रहा है वो वेजेस है। और उन 1000 के ऊपर एक मैनेजर रखा है, उसको जो, वो मैनेजर डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहा है क्या? उसका काम खाली उन पे देख रेख करना है, तो मैनेजर को जो मिल रहा है दैट इज व्हाट बेटा? सैलरी। हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? आज के बाद याद रहेगा बेटा। चलो, इसका अकाउंट में यूज होगा आगे। अभी क्लियर है? तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम जीएसटी सीखने वाले हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री कैसा करते हैं और कैलकुलेट कैसा करते हैं। कल का लेक्चर नॉलेज ओरिएंटेड रहेगा। आपके जितने भी फ्रेंड है वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, पर जितने लोगों को ऑफलाइन जमता है वो ऑफलाइन मॉर्निंग 9:30 to 10:30 तिलक रोड, सातारा रोड पे आना चाहो तो शाम में 4:30 से 5:30। डन बेटा? चलो, मजा आया। और यही लेक्चर यूट्यूब पे भी होता है, इससे ज्यादा भी लेक्चर यूट्यूब पे आप देख सकते हो।